नमस्ते बच्चों, हम लोग आज फिजिक्स का 12th क्लास का दूसरा चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दो मेन चीजें हैं। दैट इज हमें पोटेंशियल के बारे में समझना है और उसके बाद हमें उस पोटेंशियल के जरिए हमारा कैपेसिटेंस के बारे में समझना है। ठीक है। पोटेंशियल और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा दैट देयर इज समथिंग नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज समथिंग नोन एज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ क्या बोलते हैं सब कुछ स्टैटिक में। दैट इज अगर एक चार्ज तुम्हारा एक जगह पे फिक्स्ड है तो वो क्या क्या क्रिएट कर सकता है, कैसे कैसे अपने क्या बोलते हैं अचीवमेंट्स कर सकता है और वो क्या क्या चीजें अनलॉक कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल कब सुना था पता है? हम लोगों ने पोटेंशियल सुना था जब हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। ग्रेविटी में हम लोगों ने क्या बोला, जितना एक ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर जाता है, जितना एक ऑब्जेक्ट हाइट से तुम्हारा ग्राउंड से ऊपर 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 जाने की कोशिश करता है, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है। और ये देखने को कैसे मिल रहा है? हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख रहा होता है। वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते 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 जब हम लोग उसे टॉप में लेके जाते हैं, उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अब उसको जब हम लोग छोड़ देते हैं, क्या होता है? व्हाट हैपेंस? पोटेंशियल टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो इट कम्स क्रैशिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी थी? ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारा एक अट्रैक्टिव फील्ड है जो कहां से जनरेट करता है? तुम्हारा धरती जनरेट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट कर रहा है ना? इट इज जनरेटिंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मगर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड अगर धरती से आ रहा है, देन कैन आई से कि धरती से मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रही है ना? अगर ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारे धरती से आ रहा है, दैट मींस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तुम्हारी धरती से बाहर निकल के आ रही है। ठीक है। अब ये बताओ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेट कहां पे होंगी? हाँ, कोर में नहीं, सरफेस में। कोर में तो हमारा ग्रेविटी और कम हो जाता है। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है तुम्हारे पास। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाते हैं ना, हमारे धरती का मास भी कम होते जाता है, तो ओवरऑल इफेक्टिव मास हमारा कम होते जाता है, जिसके कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कम होती जाती है। ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग 11 जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो और मैं समझाऊंगा उसके बारे में ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, धरती से तुम्हारे बहुत सारे फील्ड लाइंस बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। एक क्या बोलते हैं, बहुत सारे तुम्हारे फील्ड लाइंस जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। ये सभी के सभी जो फील्ड लाइंस है तुम्हारे कॉन्सेंट्रेटेड है नियर द अर्थ। जैसे जैसे ये दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, इन फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ने लगता है। ठीक है। गैप बढ़ने के कारण क्या होता है, इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है ना? हमको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे तुम्हारा कम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। जितना ज्यादा तुम दूर जा रहे हो, तुम्हारा डिस्टेंस का स्क्वायर जितना तुम्हारा वो कम होते जाता है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारे यहाँ पे दैट इज अर्थ के सरफेस के पास बहुत ज्यादा है। अर्थ के सरफेस के पास तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारी बहुत ज्यादा है। और जितना ज्यादा हम लोग दूर चले जाते हैं, क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रहा होता है। मगर पहला लाइन जो मैंने बोला क्लास में, हम लोग मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे हम लोग धरती से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, हमारा पोटेंशियल बढ़ता है ना? यहीं पे वही चीज को हमें अप्लाई करना है। जैसे जैसे हमारा ग्रेविटेशनल सरफेस के दूर जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रही है, मगर तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। योर पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समथिंग लाइक दैट हैपेंस हियर आल्सो, द सेम एग्जैक्ट थिंग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब इन सारे की सारी चीजों को अभी सर पे रखो, तब आराम से रखो उसे, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? The electric potential at any point in the region of an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge without accelerating from infinity to a point. ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तुम्हारे पास एक
यूनिट टेस्ट चार्ज था तुम्हारे पास, उसको तुम क्या करे, धीरे 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 बिना एक्सीलरेट किए तुम उसे एक पॉइंट में लेके आ रहे हो, किसके अराउंड, एक चार्ज तुम्हारे सेंटर पे है, वो तुम्हारा एक फील्ड बना के रखा हुआ है, तो इस फील्ड के अपोजिंग तुम्हें काम करना है, कितना काम करना पड़ रहा है तुम्हें, हाउ मच वर्क आर यू सपोज टू डू, वो तुम्हारा कौन बताता है, दैट इज बीइंग सेट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कितना काम किया to bring a unit positive charge from infinity to a particular point in the electric field of another charge, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो जब तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वहां से आ रहा होता है तो ये वहां पे उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो हमें वर्क उसके अगेंस्ट करना है, हमारा एक पॉजिटिव वर्क निकल के आ रहा है ना, हमारा एक पॉजिटिव वर्क निकल के आ रहा है। सोचो जब तुम डंबल से कर्ल करते हो क्या होता है तुम्हारे पास, हाँ, हाथ को ऊपर लाते वक्त हमारा वर्क करना पड़ता है, हाथ को नीचे छोड़ने के लिए हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है ना, वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क व्हेन वी बेसिकली डंबल को नीचे ले जाते हैं, है ना, सो हमारा ऑपोजिट, वी आर वर्किंग टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल के उसे वहां पे रख दे रहे हैं, और उसके लिए हमने जो काम किया उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल हमारा समझ में आ रहा है, हाँ, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट्स, जूल्स पर कूलम या फिर तुम्हारा वोल्ट्स होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट्स एंड 1 वोल्ट इज 1 जूल्स पर कूलम, इसका तुम डायमेंशन खुद कर सकते हो, मैं बार बार डायमेंशन एनालिसिस में जाना नहीं चाहता, ओके। 1 volt is simply the electric work done in bringing when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point, एक पॉइंट पे इंफिनिटी से एक चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज को लेके आ रहे हो, अगर तुम्हें उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जूल का इस्तेमाल हो रहा है तो तुम्हारा क्या होता है, योर पोटेंशियल बिकम्स 1 वोल्ट, ठीक है, 1 जूल पर 1 कूलम इज इक्वल टू 1 volt. Electrostatic potential difference. The electrostatic potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to the other. अब यहां पे देखो, तुम इंफिनिटी से तो एक चीज को लेके आ गए, उसे तुमने क्या किया, तुम्हारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वहां पे रख दिया, अब तुम क्या कर रहे हो, हाँ, तुम्हें यहां से यहां तक जाना है, हाँ, यहां से पॉइंट ए से तुम्हारे पास पॉइंट बी तक जाना है, तो क्या करोगे, इंफिनिटी के पास वापस लेके जाके तुम फिर से लेके आओगे क्या, नहीं, तुम यहां से यहां तक जा रहे हो बस, उसमें तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है, इंफिनिटी से तो आ गया, तुम्हारे पॉइंट ए पे आ गया, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है, जितना काम तुम्हें करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी से एक पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, उसे हम लोग बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आ गया। नेक्स्ट, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट तुम्हारा कहां पे था, एट Q, फिर उसके बाद तुमने P पे लेके गए, सॉरी P पे था तुम्हारे पास, फिर तुम उसे Q पे लेके गए, एक सेकंड, if VA, EQ and VP are the electrostatic potential respectively, अच्छा इन्होंने ये नहीं दे रखा कि कहां पे कहां था, the potential difference between Q and P is VP minus VQ, ठीक है, अगर पॉजिटिव निकला तो तुम्हारा ये बड़ा होगा, नेगेटिव निकला तो तुम्हारा वो बड़ा होगा। नेक्स्ट, चलो 10 डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यहां पे भी वर्क डन अपॉन चार्ज ही आ रहा है, दैट इज जूल्स पर कूलम भी तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट्स ही रहेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट्स ही रहता है। 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे एनर्जी का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs,
सॉरी जूल्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा। इसका डेफिनेशन क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ सिंगल एलिमेंट्री चार्ज सच एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 वोल्ट। तो कितना काम तुम्हें करना पड़ा, हाउ मच वर्क डिड यू हैव टू डू टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज को तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा। और इसका तुम्हें निकालना भी है तो कैसे निकाल सकते हो पता है? हमें पता है कि वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच तुम्हारा यहां पे जूल्स, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। तो यहां पे चार्ज कितना है तुम्हारे पास, हाँ यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है तुम्हारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तुम्हारा जूल्स निकल के आ जाता है। ठीक है, इट बिकम्स जूल्स। सो दिस इज व्हाट वर्क डन इज, और इसको इसी को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इज अ यूनिट ऑफ जूल्स। नेक्स्ट, conservative nature of electrostatic force. The work done by an electrostatic force does not depend upon the path, does not depend on the path along with which a charge is moved. It is considered the following figures. D से लेके E तक गए और E से लेके D में वापस आ गए. Work done in moving a positive charge Q from D to E is given as V of E minus V of D into Q. D से लेके E तक जाने के लिए, ठीक है, D से लेके E तक जाने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, V ऑफ फाइनल VE माइनस VD मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज का वो क्या बोलते हैं, चार्ज, जो भी तुम चार्ज लेके जा रहे हो। अगेन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट्स इनटू चार्ज। ठीक है, यही होता है, यही यहां पे किया भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सिमिलरली वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम E टू D कितना हो जाएगा, VD माइनस VE। E से लेके D में ले जा रहे हैं, D मेरा फाइनल पोजीशन है, E मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी वर्क डन कितना आ जाएगा, VD माइनस VE मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट। इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का अंतर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ VD सॉरी VE माइनस VD लिख सकता हूं Q नॉट करके, माइनस ऑफ VE माइनस VD Q नॉट कर सकता हूं। अब यहां पे मैजिक देखो क्या है, यहाँ पे if we add equation 1 and equation 2 we will get the work done in moving a unit positive charge over a closed path। तो on adding the equation हमें क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे VE माइनस VD Q नॉट माइनस ऑफ VE माइनस VD Q नॉट जीरो आ रहा है, तो तुम क्या करे, तुम उसे एक ही जगह पे वापस ले जाके थोप दिए। तुमने क्या किया, चार्ज को एक जगह से दूसरे लेके चले गए और वहां से वापस अपने सेम जगह में लेके आ गए, तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है, द वर्क डन बिकम्स जीरो। इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज अ कंजर्वेटिव वर्क। ठीक है, नेचर तुम्हारा कंजर्वेटिव रहता है। नाउ on adding equation 1 and 2 हमें work done क्या मिल रहा है, work done is coming out to be zero। it means that the work done in moving a unit positive charge over a closed path in an electric field is zero, hence electrostatic forces are conservative in nature। so why are they conservative in nature का तुम्हारा यही आंसर होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया है तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर। ओके, सो दे आस्क क्रिएटिव क्वेश्चंस, हमेशा तुम्हें दे विल नॉट, डोंट डिपेंड योरसेल्फ टू मच ऑन डेरिवेशंस because of 2024 डेरिवेशंस आए ही नहीं थे। डोंट डिपेंड योरसेल्फ टू मच ऑन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाँ, कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स ही तुम करोगे तो तुम्हारा बेसिकली बहुत कुछ मिस हो जाएगा। थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, तीनों में तुम्हारा इक्वल अटेंशन होना चाहिए, थ्योरी तुम्हारा शार्प होना चाहिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें आंसर करना आना चाहिए। नेक्स्ट, potential at a point in space is given as 3 into 10 raised to 5 volts। potential दे रखा हुआ है, find the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to -6 coulombs from infinity to point P। does the answer depend on the path along with the charge or not? path पे डिपेंड नहीं करता, तुम अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए तुम्हारे पाथ पे डिपेंड नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल मेरा घर कौन सा, मेरे घर तीसरे मंजिल में है ना, तीसरे मंजिल में है। तुम अगर क्या बोलते हैं लैडर से आए, स्टेयरकेस से आए, तुम्हें आने ग्राउंड से इस चेयर में ही बैठना है ना तुम्हें। हाँ, तुम्हारा वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा तुम्हारा, है ना। वर्क डन विल बी द सेम। तुम अगर क्या बोलते हैं स्पाइडरमैन की तरह पूरा का पूरा ये दीवार क्रॉल करके आ रहे हो, तभी भी वर्क डन तुम्हारा सेम ही रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें पोटेंशियल दे रखा हुआ है, दे हैव गिवन अस द पोटेंशियल, दे हैव गिवन अस द पोटेंशियल, दे हैव गिवन अस द कूलम्स चार्ज। तो हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, दिस इनटू दिस, दैट इज 6 into 10⁻⁻⁻1, 0.6 जूल्स तुम्हारा निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? Potential is sorry, potential is work done upon charge. Therefore, work done is equal to potential into charge. Finished. Simple question. Next, the potential difference between 2 points is 20 volts. How much work will be done in carrying a charge of 400 microcoulombs from one point to other? यहाँ पे हमें वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन किसके बराबर होता है? हाँ, पोटेंशियल अपॉन चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 20 वोल्ट का, 20 अपॉन 400 माइक्रोकूलम्स, दैट इज 20 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻6। इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं इसमें से अगर मैं 2 और 0 निकाल दूं, 2000 इंटू 10⁻4 अपॉन 400, ये कट गया, ये कट गया। 5 इंटू 10⁻, नहीं रुको, क्या अच्छा, अरे यार वर्क डन पूछा है फिर से इन्होंने। क्वेश्चन जल्दी जल्दी, हाउ मच वर्क डन, अच्छा 20 इंटू 400, दैट इज तुम्हारे पास डायरेक्टली 20 इंटू 400 है तो क्या हो जाएगा, 8000 माइक्रोकूलम्स या फिर 8 इंटू 10⁻³ जूल्स, 8 इंटू 10⁻³ जूल्स तुम्हारा निकल के आ जाएगा। आई थॉट हमें पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 100 joules of work is done in moving an electric charge of magnitude 4 coulombs from a place A where the potential is -10 volts to a place B where the potential is V volts. Find the value of V. 100 joules of work तुम्हारा हो रहा है in moving an electric charge of 4 microcoulomb from A, वहां पे -10 है, टू अ प्लेस B, तुम्हारा क्या है V volts। तो वर्क डन हमारा ये दे रखा हुआ है। तो हमें पता है डेल्टा V अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, वर्क डन अपॉन चार्ज तुम्हारा डेल्टा V के बराबर होता है, डेल्टा V के बराबर होता है ना। वर्क डन हमें दे रखा हुआ है 100 जूल्स अपॉन तुम्हारा 4 कूलम्स, 4 कूलम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 वोल्ट्स है। डेल्टा V की वैल्यू तुम्हारी है 25 वोल्ट्स। डेल्टा V क्या है तुम्हारे पास, V A से लेके B तक जा रहे हैं, they are going from, potential is going from A where the potential is -10 to a potential B where the potential is V। तो हमें डेल्टा V क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है हमारे पास V, इनिशियल पोटेंशियल कितना है हमारे पास माइनस ऑफ -10। यहां पे ही साइंस तुम्हें ध्यान रखने हैं। फाइनल पोटेंशियल क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू V ऑफ B माइनस V ऑफ A, ठीक है। यहां पे हमारे पास A where the potential is -10, तुम्हारे पास यहां पे VB की वैल्यू क्या है, V माइनस VA की वैल्यू क्या है, -10। तो V प्लस 10 इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V किसके बराबर है, 25। so V plus 10 is equal to 25. So V is equal to 25 minus 10 is equal to 15 volts plus 15 volts, ठीक है। What is the potential difference? Final potential minus initial potential as always. Final potential minus initial potential is the potential difference. A से लेके B तक गए हो, so potential difference क्या हो जाएगा, VB minus VA, ठीक है। तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज।
वर्क डन अपॉन चार्ज का इस्तेमाल करके मैंने पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद मेरे को सिर्फ बीबी माइनस वीए के अंदर डालना था एंड आई वुड गेट माई आंसर। इसमें डाउट है? पक्का? ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स तुम्हें करके दिखाओ, ठीक है। सो तुम्हारा आई होप होमवर्क हो गया होगा, मेरे को चेक करना है। Electrostatic potential due to a point charge. Let P be a point at a distance r from a charge q placed at the origin. q तुम्हारा कहां पे प्लेस्ड है? ओरिजिन पे प्लेस्ड है। Let P be a point at a distance r. r डिस्टेंस दूर तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। r डिस्टेंस दूर तुम्हारे पास एक पॉइंट P है। अब तुम क्या कर रहे हो वहां? The electric potential at a point P is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to a point P without accelerating. बिना एक्सेलरेट किए तुम क्या कर रहे हो? इस चार्ज को तुम क्या कर रहे हो? इंफिनिटी से तुम्हारे पॉइंट P की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। As work done is independent of the path, we can choose a convenient path along the radial direction. Radial मतलब बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। we can choose a convenient path along the radial direction from infinity to a point. Let A be an intermediate point on the path where OA is equal to x. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे this whole distance A है तुम्हारे पास, it is at a distance of x, ठीक है। A को कितने डिस्टेंस पे है तुम्हारे इस चार्ज के? x डिस्टेंस पे है तुम्हारे, ठीक है। नाउ let A be an intermediate point on this path OA is equal to x. The electrostatic force on a unit positive charge at A is given as. Electrostatic force का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? x. तो हम लोगों ने लिखा 1/4 pi epsilon naught which is our K. Q की वैल्यू हमें वही हमारा जो चार्ज है, ये इसकी वैल्यू 1। एक कुलम को हम लोग यहां से लेके जा रहे हैं, है ना। एक कुलम को हम लोग यहां से लेके जा रहे हैं। ये वाला मत कर लिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस बाकी का क्या बोलते कर लेना, ठीक है। सो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यहाँ पे इतना हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमारे पास हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि हम लोगों ने फोर्स ही क्यों निकाला? व्हाई डिड वी हैव टू फाइंड द फोर्स? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना। 9th क्लास में वापस जाओ। 9th क्लास में हमारे पास क्या था? हम लोगों ने क्या देखा था? अगर हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन हमारा किसके बराबर होता है? एक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया और उसे हम लोगों ने इतने डिस्टेंस तक मूव करा दिया, तो हमारा वर्क डन किसके बराबर हो गया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के बराबर हो गया। क्लियर? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के बराबर है। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस dx फ्रॉम A टू B। अब तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? यहां पे इस पे तुम्हारा फोर्स कितना है, ए डिस्टेंस पे तुम्हारा फोर्स कितना है तुमने निकाला, फिर उसके बाद तुमने उसे dx डिस्टेंस मूव करा दिया, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस तुमने dx मूव करा दिया, ठीक है। dx मूव कराने पे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे पास dw इज इक्वल टू f डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट लग रहा है दो वेक्टर्स के बीच में। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? ab cos थीटा। उसी तरह से f डॉट dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f dx cos 180 डिग्रीज। अब यहाँ पे 180 डिग्रीज कैसे आया समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? एक फोर्स है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में है, मगर तुम उस चीज को मूव किस तरफ करा रहे हो? तुम उसे मूव करा रहे हो इस तरफ, ठीक है। फोर्स तुम्हारे इस डायरेक्शन में है और तुम उसे मूव कराना चाहते हो इस तरफ, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है? 180 डिग्रीज। इसके कारण तुम्हारा यहाँ पे 180 डिग्रीज निकल के आ रहा है, ठीक है। सो f dx cos 180 डिग्रीज, दैट मींस cos 180 कितना होता है? -1, तो माइनस एफ dx निकल के आ गया। सो हमारे पास स्मॉल वर्क डन कितना हो गया? माइनस एफ डॉट dx। तो द स्मॉल वर्क डन इज गिवन एज माइनस ऑफ एफ डॉट dx। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जब भी हमारे पास एक छोटे चीज का मेजरमेंट दे रखा होता है और हमें बड़े का मेजरमेंट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। वी डू द इंटीग्रेशन।
तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया। यहां पे वर्क डन हम लोगों ने इंटीग्रेट करते ही हमें टोटल वर्क डन मिल गया, टोटल वर्क डन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे माइनस एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, हाँ हम लोग कर रहे हैं इंफिनिटी से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है और तुम्हारे आर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फाइनल तुम्हारा पोजीशन कहां पे है, तुम्हारा फाइनल पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, आर की डिस्टेंस दूर है तुम्हारे पास। ठीक है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द पॉइंट क्यू। सो इंफिनिटी से तुम्हें आर तक का सारा इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन तुम्हारा किसका हो रहा है, तुम्हारा एफ डॉट डीएक्स का हो रहा है। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ तुम्हारे पास माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे निकाले थे ना, सिर्फ यहाँ पे एफ डॉट डीएक्स नहीं है, फोर्स तुम्हारा किसके बराबर है, के सॉरी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है। इट इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे इज इक्वल टू एक और पॉइंट है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंफिनिटी से लेके जीरो माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब तुम्हारे पास यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स 1/x स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे बाहर निकल के रख दिया मैंने, एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे नीचे -1 आ गया, हाँ यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, एक्स टू द पावर -1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस कट के क्या हो गया, प्लस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 या फिर 1/x, 1/x। इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जा रहा है, तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर तुम्हारा। ठीक है, तो यही वैल्यू निकल के आ रही है। अब तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारे पास ये 1/x है, कहां से लेके कहां तक जा रहा है, तुम्हारा इंफिनिटी से लेके आर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, तो बचा क्या तुम्हारे पास 1/r, तो k q अपॉन r बच जा रहा है। दिस बिकम्स द वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, k q अपॉन r, ठीक है, दिस इज द टोटल वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे एक और चीज, so from the definition of electric potential this work done is equal to the potential at that point। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, we call it the potential। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, हाँ वर्क डन हम लोगों ने यहां से लेके यहां तक आने के लिए निकाला, we called it the work done। so work done is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारे पास k q upon r, हाँ और यहाँ पे भी हमारा क्या निकल के आ रहा है, from the definition of electric potential the work done is equal to the potential at that point। so potential is equal to k q upon r के बराबर हो गई। is this clear? यहाँ पे अब कोई डाउट है, हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकल के आया पूछा जाएगा तो कर लोगे तुम यहाँ पे। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज particle produces a positive electric potential, a negative charge particle will produce a negative electric potential। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता है, नेगेटिव चार्ज तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता है। okay, hence we assume the electrostatic potential is zero at infinity। equation 4 shows that at equal distances from a point charge q value v is the same, hence electrostatic potential due to a charge is spherically symmetrical। that means क्या है, तुम्हारे पास अगर बीच में एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारे एक इक्वल डिस्टेंस में, जैसे एक स्फीयर बन रहा है, एक 3 डायमेंशनल स्फीयर में, उसके पूरे के पूरे सरफेस के अक्रॉस सेम ही रहेगा। r है 1/r है, दैट इज तुम्हारा पोटेंशियल जो है
ऐसे निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक और चीज था, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ। थोड़ी तुम लोगों का अभी भी क्या बोलते दिमाग में घूम रहा होगा कि वर्क डन बी के बराबर क्यों हो गया। हाँ, मेरे को भी क्या बोलते जब मैं इसको देख रहा था, मेरे को भी लगा क्या बोलते हैं जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। वर्क डन अपॉन तुम्हारा चार्ज होता है, वो सी कैपेसिटेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू क्या था रे, 1 कूलम था, है ना, इट वाज 1 कूलम। तो V is equal to work done upon 1 कूलम। therefore हमें क्या मिला, वर्क डन जितना था इस वही वोल्टेज के बराबर हो गया, क्योंकि 1 से डिवाइड हुआ है। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। ठीक है, अगर हम लोग यूजली डेरिवेशन में 1 कूलम नहीं डालते, हम लोग क्यू नॉट डाल देते हैं, क्यू क्यू नॉट। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्यू क्यू नॉट निकल के आता, तो तुम क्या करते, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट करते और क्यू नॉट को काट देते एंड यू वुड हैव गॉटन द आंसर। क्यू नॉट की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ऑल वी हैव डन इज 1 कूलम डाल दिया था बस। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट इट इज, एक स्फेरिकल लेवल में तुम्हारा सेम है। दैट मींस अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तुम्हारे पास, इमेजिन करो यहाँ पे दिस ये जो टिप जो दिख रहा है ना तुमको, दिस इज द पॉइंट ऑफ वहां जहां पे चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसके अराउंड एक स्फीयर को इमेजिन करो, एक स्फीयर को इमेजिन कर रहे हो, कैन यू इमेजिन अ स्फीयर। इस स्फीयर में जो जो रेडियस से जितना भी डिस्टेंस दूर है तुम्हारे पास, उन सब में तुम्हारा पोटेंशियल सेम रहेगा। और एक बड़ा क्या बोलते हैं, तुम एक स्फीयर को अज्यूम कर रहे हो ऐसे करके, तो उसमें भी सारे के सारे पॉइंट्स में तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। इसलिए इसे बोला जाता है कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहता है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अगला, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिगर गिवन बिलो शोज दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा तुम्हारे पास, उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल भी क्या बोलते हैं घटेगा। एंड सो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद डिस्टेंस इज E इज इक्वल टू 1/r²। ठीक है, तो पोटेंशियल तुम्हारा 1/r वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या वेरी कर रहा है, 1/r² से वेरी कर रहा है। Due to the single charge, F is directly proportional to 1/r², E is inversely proportional to 1/r², and V is inversely proportional to, sorry, V is directly proportional to 1/. तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दैट इज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर प्रिंसिपल्स। जहां पे as the distance increases, the electric field decreases by square of the distance. It decreases by the square of the distance. हाँ, हाँ, क्या हो गया, अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। So, what is the electrostatic potential at a surface of silver nucleus of diameter 12.4 femtometers? Atomic number Z for silver is 47. Atomic number तुम्हारा सिल्वर का क्या है, 47 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास सिल्वर का चार्ज पता चल जाएगा, सिल्वर का चार्ज कितना हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 47 दे रखा हुआ है, व्हाट इज द चार्ज, कितने प्रोटॉन्स है उसके पास। सिल्वर न्यूक्लियस की बात हो रही है कि 47 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 47 दे रखा हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर 47 है, तो तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एटॉमिक चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर multiplied by charge of an electron or a proton, that is E, that is 47 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs.
ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल चार्ज, ये तुम्हारा टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल लॉक कर देना, ठीक है। 447 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। डिड यू गेट दिस? हाँ, चार्ज किसके बराबर होता है देखो, हाँ, तुम्हारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। दो इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो तुम्हारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। उसी तरह से प्रोटॉन्स भी हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो माइनस 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 लग रहा था, अब प्रोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, है ना, एक प्रोटॉन के पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स हो जाएगा, दो प्रोटॉन के पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स हो जाएगा। एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास कितना दे रखा हुआ है, एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास दे रखा हुआ है 47। इफ द एटॉमिक नंबर इज 47, उसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 47 प्रोटॉन्स है। 47 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा, 47 multiplied by charge of a single proton is equal to 47 multiplied by plus 1.6 into 10⁻⁹ coulombs। हाँ, ये भी क्लियर है, तो तुम्हारे पास चार्ज इतना निकल के आ गया, 47 multiplied by 1.6 into 10⁻⁹ coulombs। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे वोल्टेज के क्या बोलते हैं फॉर्मूला में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, Q अपॉन K, Q अपॉन तुम्हारे पास है R, K Q अपॉन R। सो K की वैल्यू क्या है, 9 into 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, हाँ, 12.4 फेम्टोमीटर डायमीटर दे रखा हुआ है, 12.4 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा हुआ है, और हमें सरफेस पे निकालने बोला है, सरफेस ऑफ द एटम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायमीटर इतना है, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और सरफेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे फिर हम लोग, रेडियस, एग्जैक्टली। सो 12.4 फेम्टोमीटर्स बिकम्स हमारा 6.2 इंटू 10 टू द पावर -15, 6.2 इंटू 10⁻⁻15 निकल के आ रहा है। अब इन सबको हमें क्या बोलते, एक तरह से वी हैव टू सॉल्व इट, वो सॉल्व आई थिंक तुम कर सकते हो, ठीक है, यू है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हमारा न्यूक्लियस है ना स्टार, हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमारे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों सोचेंगे, न्यूक्लियस सेंटर में है, सरफेस में निकालना है, सरफेस में वी आर इमेजिनिंग दैट, सी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ड्यू टू द न्यूक्लियस पूछा है, अगर तुम्हें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स भी पूछा होता देन यू विल फिगर आउट योर आंसर जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहां पे सरफेस अगर ऐसा पूछा है तो जीरो ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी तुम्हारे पास 47 ही होंगे, प्रोटॉन्स भी तुम्हारे पास 47 होंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो तुम्हारा पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। एज अ होल एटम को अगर तुम देख रहे हो देन योर आंसर विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो, है ना, टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। चलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Okay, a point charge Q is placed at a point O as shown in figure. In the potential it is the potential difference VA minus VB, positive, negative और zero, ठीक है। ये है तुम्हारा a point charge Q, Q को तुमने क्या रखा हुआ है, is placed at a point O as shown in figure, is the potential difference तुम्हारा यहाँ पे VA minus VB पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तरह से VA माइनस VB, दैट मीन्स तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, B, इनिशियल पोजीशन क्या है, A, हाँ कि ना, सॉरी, B से लेके A की तरफ जा रहे हैं, है ना। VA माइनस VB मीन्स व्हाट, तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल इज A, इनिशियल पोटेंशियल इज B, तुम इस चार्ज के करीब आ रहे हो, तुम एक पॉजिटिव चार्ज के करीब आ रहे हो, ठीक है। जब तुम करीब आ रहे होते हो तो क्या होता है, वर्क तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ, वर्क तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा ना, एक चार्ज के करीब तुम आ रहे हो, तुम्हें वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, तो VA माइनस VB को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़े केसेस निकल के आते हैं, वो समझ लेते हैं। Let the distance between A and B from the charge QB, RA and RB respectively.
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन एज VA minus VB is equal to KQ upon R 1 upon RA minus 1 upon RB, KQ upon RA minus KQ upon RB। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 upon RA minus 1 upon RB को हटा के सेपरेट कर दिया। RA की वैल्यू क्या है, OA, RB की वैल्यू क्या है, OB। तो तुम्हारे पास 1 upon RA is greater than 1 upon RB आ रहा है ना, 1 upon RA if it is greater than 1 upon RB, तो तुम्हारा ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अब डिपेंड किस पे करता है, VA माइनस VB डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज Q। ठीक है, अगर तुम्हारा VA माइनस VB है, अगर तुम्हें इसे पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, द चार्ज हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तभी तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। देखो सोच के देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो तुम्हारा रिपल्शन को बेसिकली क्या कर रहा है, यू हैव टू ओवरकम द रिपल्शन और पास लेके आना है। ठीक है, मगर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्डिंग से जंप करके नीचे क्या बोलते हैं कूद के मरने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज को ड्रॉप कर देते हो, पानी को पहाड़ के ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा, मगर उसी पानी को तुम क्या कर रहे हो, मोटर लगा के तुम इसे छत के ऊपर ले जाने के लिए कितनी बिजली बर्बाद करनी पड़ रही है, कितना वर्क करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा Q पॉजिटिव है तो तुम्हारा पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाए। क्यों, क्योंकि किस चीज के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा Q नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वर्क डन भी नेगेटिव रहेगा। दैट मींस तुम्हें वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिस्टम तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है, सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क या फिर नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल समझ में आ रहा है। हाँ, नेगेटिव पोटेंशियल में सिस्टम तुम्हारे ऊपर वर्क कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल में तुम्हें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, ये लॉजिक समझने की कोशिश करो। ऊपर चढ़ने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। नीचे आते वक्त कितने आसान से टक 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 करके तुम लोग नीचे आ जाते हो, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारे पे वर्क कर रहा है, तुम्हें बस पैरों को ढंग ढंग से क्या बोलते हैं आगे बढ़ाना है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 11th क्लास में एक छोटे से कोने में हम लोगों ने सीखा था कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर होता है, फील्ड और तुम्हारे फोर्स की तरह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। एटलीस्ट वेक्टर अलजेब्रा तो करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर से आसान इसी के लिए बनता है तुम्हारा। ठीक है, नाउ लेट देयर बी अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 dash Qn at a distance of R1 R2 R3 dash Rn respectively from a point P where electric potential is to be calculated. Potential at P due to a charge Q1 V1 is equal to क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon k Q1 ये 1/4 pi epsilon क्यों लिख रहे हैं लोग, k Q1 upon R1P। R1P का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। R1P को तुम कैसे पढ़ोगे, हाँ, P से तुम्हारा R1 कितना दूर है। ठीक है, तुम्हारा अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, तुम्हारे पास लेट्स से ये है तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तुम्हारे पास ये O है, ये B है, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज व्हाट, OB दैट इज तुम्हारे पास R1P। R1 तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, P से कितना दूर है, ठीक है, वो तुम्हारा दिखा रहा है यहाँ पे। सो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। हाँ, R1 और P से कितना दूर है। ठीक है, नाउ दूसरा सिमिलरली V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R2P आ जाएगा, V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R3P आ जाएगा, Vn की वैल्यू निकाल सकते हैं, Rnp आ जाएगा तुम्हारे पास। इन सबके पास अलग अलग चार्ज भी है। ठीक है, अलग अलग चार्ज है, अलग अलग डिस्टेंस दूर है तुम्हारे। नाउ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तुम्हारा देखो
जैसे फॉर एग्जांपल अलग 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 चीजें तुम्हारे अगर एक ही सिस्टम में काम कर रही है, एक ही पॉइंट पे तुम्हारा काम कर रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को एक सिंगल सिस्टम में बदल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, सभी के पोजीशन को हम लोगों ने एनालाइज किया, सभी के पोजीशन को एनालाइज करके कहीं ना कहीं तुम्हारा एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, जैसे एक चीज इमेजिन करो, तुमने क्या किया, तुमने एक बॉल फेंका। ठीक है, तुम जब बॉल फेंकते हो तो तुमने तुम्हारा बॉल पे थोड़ा काम किया है, एक फोर्स के थ्रू वो आगे जा रहा है, मगर उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, उसके ऊपर तुम्हारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है, इन सबको एनालाइज करने के बाद क्या करता है, बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है ना। और वो बॉल तुम्हारा सीधे जाता है क्या, नहीं, ऐसे जैसे ही तुम्हारे हाथ से छोड़ा, ग्रेविटी ने काम करना शुरू कर दी। ठीक है, इसलिए ऐसे जाके ऐसे जाता है तुम्हारा, है ना, बॉल हमेशा। हाँ, तुम जितना भी सीधा फेंकने की कोशिश करो, वो कभी ना कभी तो ग्राउंड की तरफ आ ही जाता है। हाँ, ठीक है, तो इसी ये सारे के सारे पोजीशंस को अगर तुम एक सिंगल सुपर पोजीशन में रखोगे, उसी को हम लोग सुपर पोजीशन बोलते हैं। कोई एक अनजान एलियन टर्म नहीं है, नाम में ही पता चल रहा है, सभी के सभी पोजीशंस जो है अगर एक चीज पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो एक सुपर पोजीशन क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स का ऊपर का पोजीशन क्या होगा, सुपर पोजीशन। ठीक है, यूजिंग सुपर पोजीशन प्रिंसिपल वी ऑब्टेन द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो सुपरपोजिशन हमारा क्या कहता है, एज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, सभी के सभी चार्जेस का इंडिविजुअल सम हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट अवर रिजल्टेंट पोटेंशियल, एक सुपर पोटेंशियल, सुपर पोजिशन। नाउ 1 upon 4 pi epsilon naught को हम लोग बाहर निकाल के रख सकते हैं, q1 upon r1, q2 upon r2p, q3 upon r3p, q4 upon r4p, qn upon rnp। ये सारे के सारे वैल्यूज का जब हम लोग सम कर देंगे, वी विल गेट व्हाट, we will get the net potential acting on a particular point। इन सारे के सारे पोटेंशियल को इंडिविजुअली ऐड करना होता है। हाँ, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। Now, the net electrostatic potential at a point due to multiple charges is equal to the algebraic sum of the potentials due to the individual charges at that point. Mathematically, it is expressed as V net is equal to summation of I is equal to 1 to n Vi। सारे के सारे पोटेंशियल को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वी नेट। ठीक है, some important points, if r1 r2 dash 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 rn are position vectors of a charge q1 q2 q3 dash 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 qn are respectively, then the electrostatic potential p at a point whose position vector is r naught would be 1 of v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught I1 is equal to 1 to n qi r naught minus ri। हाँ, सबका पोजिशन वेक्टर, यहाँ पे तुम्हारा पोजिशन वेक्टर है आर नॉट, तो बेसिकली सबका अगर हम लोग समेशन कर लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स देख के डर लग रहा होगा, मगर एक बार जस्ट गो थ्रू द क्या बोल वीडियो ऑफ वेक्टर्स मोशन इन द प्लेन के पहले के 4 वीडियोस को जाके देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। डाउट हो कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है तुम, ओके। Now, if we have to calculate electric potential due to a continuous charge distribution characterized by volume charge density rho, we divide the entire volume into large number of small volumes, each of volume delta V। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी है तो हम लोगों को उसे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू इंडिविजुअल चार्जेस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ डेल्टा वी। तो हमारा चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन ईच एलिमेंट कितना हो जाएगा, व्हाट इज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तुम क्या कर सकते हो, एक शेल दे रखा है तुम्हें, शेल दे रखा है और तुमसे पूछा जा रहा है कि इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कितना होगा। ठीक है, इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट अगर तुम्हारा कितना होगा अगर पूछा जाए, तो तुम्हें क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक ऑफ
बेसिकली ऑल द चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। सेंटर में तुम्हारे स्टार के सभी चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे क्या बोलते हैं, इमेजिन करो। फिर उसके बाद अब तुम्हें क्या मिल गया, एक पॉइंट चार्ज मिल गया। अब तो आसान हो गया, के क्यू अपन आर हो गया तुम्हारे पास, है ना। क्यू पूरा का पूरा तुम्हारा नेट चार्ज है, के क्यू अपन आर, दिस इज फॉर आउटसाइड, बाहर, शेल के बाहर कितना है तुम्हारे पास, ठीक है। द पोटेंशियल आउटसाइड द शेल इज गिवन एज के क्यू अपॉन आर, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। where q is the total charge on the shell and r is the radius, the electric field inside the shell is zero। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे शेल के अंदर जीरो हो जाता है, ये हम लोगों ने हमारे फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरी, गॉस थ्योरी अगर तुम्हें पता नहीं है तो अगले वीडियो में मैं फिर से समझा दूंगा उसे, ठीक है। सो अगर गॉस थ्योरी के अंदर बोलता है शेल के अंदर तो मेरा फील्ड है ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी चार्जेस कहां पे है, सभी के सभी चार्जेस तुम्हारे सरफेस पे है, एक हॉलो शेल में। एक हॉलो शेल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी परत है तुम्हारे पास, यू ओनली हैव द आउटर सरफेस, और इस आउटर सरफेस में ही तुम्हारे क्या है, सभी के सभी चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो तुम्हारे शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू, तुम्हारे पास अगर वैसा हो रहा है, कोई फ्लक्स नहीं है, तुम्हारे पास चार्ज अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको, इसमें अगर डाउट आ रहा है अगली क्लास में मेरे से पूछो इसको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आओ खुद से, मैं तुम्हें फिर से सिखा दूंगा उसे। नेक्स्ट, now where q is the total charge on the shell and r is the radius, the electric field inside the shell is zero, this implies that the potential is constant inside the shell। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो हो गया तो तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, है ना, क्योंकि व्हाट इज तुम्हारा पोटेंशियल, तुम वर्क कर रहे हो किसके अगेंस्ट, तुम बेसिकली वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक चार्ज को तुम्हारे अंदर, अंदर ही अंदर, एक शेल के अंदर मूव करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेल के अंदर क्या नहीं है, शेल के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण चार्ज को मूव करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वर्क डन तुम्हारा कांस्टेंट हो जा रहा है ना। इफ वर्क डन इज बिकमिंग कांस्टेंट, वर्क डन अपॉन चार्ज विल आल्सो बिकम कांस्टेंट, देयरफॉर तुम्हारा पोटेंशियल विल आल्सो बिकम कांस्टेंट, ठीक है। सो इनसाइड द शेल द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये बहुत सारे जेईई, एनसीईआरटी और सीबीएसई के क्वेश्चंस में आता है। अगर ये समझ में आ गया तो ही मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा फिर से बताऊंगा मैं, क्लियर है, ठीक है। चलो, सो where q is the total charge on the shell and r is the radius, the electric, ये तो हो गया हमारे पास। so this will be equal to inside the field, inside the field, तो तुम्हारे पास जितना तुम्हारे सरफेस पे पोटेंशियल था ना उतना ही तुम्हारा अंदर भी रहेगा, ठीक है। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस will be equal to the potential in the shell, on the surface और in the shell तुम्हारा पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा। am I clear? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, जिसके कारण देखो तुम्हारा ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। हाँ, तुम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी तुम्हारा क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, तुम्हें कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही, तो तुम जहां से ऐसे 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 तुम क्या बोलते हो, बस घूमते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे घूमते जा रहे हो, कोई काम नहीं करना पड़ रहा तुम्हें। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज यू आर फ्री फॉलिंग। फ्री फॉल करने के कारण तुम कोई भी वेट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, यू आर लिटरली क्या बोलते हैं, फ्लोट करते हुए जा सकते हो, तो है ना। सो कोई काम नहीं करना पड़ रहा, यही चीज तो तुम्हारा एक चार्ज भी फील करेगा, द चार्ज विल फील एज इफ तुम्हें, ओके, चार्ज के पार अगर अगर मास है तो वो ग्रेविटी इफेक्ट क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत एज्यूम कर सकता है, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दैट मींस तुम्हारा इलेक्ट्रिक वर्क डन विल बी जीरो इनसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर हो गई? नो, 2 मिनट दो मेरे को बस, चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
Point charges of 4 microcoulombs and minus 2 microcoulombs are separated by a distance of 1 meter in the air. Find the location of the point on the line joining the two charges where the electric potential is zero. These are the type of questions that are asked the most. और इसी को ये एक तरह से मान लो ये हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। हमारा पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा? वेयर विल द पोटेंशियल बी जीरो? तो तुम्हारा पोटेंशियल हमेशा जीरो अगर तुम्हारे पास एक 4 कूलम और माइनस दैट इज प्लस और माइनस होता है तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज तुम्हारा पोटेंशियल इज समवेयर जीरो इन द मिडिल। पॉजिटिव यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ठीक है यहाँ पे लेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी जीरो एट अ पॉइंट पी बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है ये पूरा का पूरा दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। और अगर तुम्हारा 4 कूलम से p तक डिस्टेंस तुम्हारा x है तो तुम्हारा p से लेके 2 कूलम माइनस 2 कूलम का चार्ज माइनस 2 माइक्रो कूलम तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओवरऑल डिस्टेंस इज 1 1 माइनस x हो जाएगा तुम्हारा। नाउ टोटल पोटेंशियल तुम्हारा क्या है? जीरो होना चाहिए। ठीक है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? इसका पोटेंशियल क्या है? k 4 माइक्रो कूलम अपॉन x। इसका क्या हो जाएगा? प्लस के माइनस टू इंटू 10 टू द पावर माइनस सिक्स या फिर 2 माइक्रो कूलम्स अपॉन तुम्हारा 1 माइनस एक्स। ठीक है सो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू जीरो दैट इज दिस प्लस माइनस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस को वहां पे लेके चले जाओ। ये माइनस जो है तुम्हारे पास दैट इज ये पूरा का पूरा जो वैल्यू तुम्हारा माइनस निकल के आया है उसको तुम क्या कर रहे हो? दूसरे साइड में लेके जा रहे हो। ओके दूसरी साइड में लेके चले गए तो यहां पे 4 और 2 कट गए तुम्हारे पास 10 टू द पावर माइनस सिक्स 10 टू द पावर माइनस सिक्स कट गया। ये दोनों के दोनों कट गए। टू टू जार 4 हो गया सो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर थोड़ा और एक काम करता हूं ये बार बार ये क्यों चेंज होता है? इस बोर्ड की यही प्रॉब्लम होती है। सो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स 2 इज इक्वल टू 3x x इज इक्वल टू 2/3। सो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/3। अगर वो डिस्टेंस 2/3 है तो ये डिस्टेंस 1/3 हो गया। दोनों का ऐड करके 3/3 मिला 1 मिल गया। ठीक है सो इट इज एट अ डिस्टेंस p इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम कौन? p इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम द 4 माइक्रोकूलम चार्ज। आई होप ये समझ में आया है तुम्हें। ठीक है नेक्स्ट 2/3 distance from a 4 coulomb charge. Now अगला है a charge q is distributed over two concentric hollow spheres of radii r and capital R जहां पे दोनों के दोनों hollow है। दोनों के दोनों तुम्हारे hollow है। तुम्हारा एक के अंदर दूसरे को रखा हुआ है जैसे रशियन नेस्टिंग डॉल्स रखते हैं हम लोग है ना एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक करके। ठीक है तो यहां पे हमें पूछा गया है let q1 and q2 be the such that the surface charge densities are equal. What is surface charge density? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है तो तुम्हारे पास q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया 4 पाई को काट दिया। सो q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल r स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। अब यही लॉजिक को यहां पे लगा दो दैट इज चार्ज ऑन देम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अबव रेशियो। q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू एंड Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू। ये समझ में आया? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने हाउ डिड आई राइट इट लाइक दिस ऐसे करके
ओह, ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखा। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, मेरे को लग रहा था दोनों में ही क्यू है। तो क्यू हमारा बेसिकली क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सोचा नहीं था मैंने। अब यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू तुम्हारा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, Q1 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ, Q1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे we can write this as I can write Q1 as Q2 multiplied by R square upon R square लिख सकता हूँ, हाँ, Q1 is equal to Q2 upon Q2 into R square upon R square। अब इसको क्या करो तुम, इसमें डाल दो, इस वाले फॉर्मूला को इसमें डाल दो। Q1 की जगह क्या लिखो, Q2 R squared upon कैपिटल आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q हो गया। सो Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी Q2 इज इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं, Q2 को मैंने बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू Q2 लिख सकता हूँ मैं, हाँ कि ना। फिर उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा और, लेट मी गेट मोर स्पेस। सो Q2 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर Q2 की वैल्यू क्या हो गई, Q2 की वैल्यू मेरे पास हो गई यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई वाज एबल टू फाइंड Q2। अब हमें पता है कि Q1 प्लस सॉरी कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q होता है। Q2 की वैल्यू मिल गई तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q माइनस Q2 इज इक्वल टू Q माइनस ऑफ यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे Q है, तो तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, Q को बाहर निकाल दिया, Q को बाहर निकाल दिया, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, Q आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये दोनों के दोनों कट गए। सो Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हारे पास, Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस तुम्हारा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा जो चीज है वो उसे एक लाइन में लिख दिया। They just wrote this whole thing in just one single line। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट हैव डन, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें क्या पता था, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर पता था, क्लियर। तुमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, Q1 की वैल्यू Q2 के फॉर्म में लिख दी, और इसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के अंदर वापस डाल दिया। हाँ, Q1 को Q2 के फॉर्म में लिख के तुमने उस इक्वेशन में डाल दिया, तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस, जिसके कारण हमें Q2 की वैल्यू मिल गई। अगेन हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन में डाल दिया, Q1 की वैल्यू क्या मिली, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तुम्हें क्या मिला है, Q1 और Q2 का वैल्यू मिल चुका है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यहां पे देखो, सो Q1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, Q2 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल एट द सेंटर किसके बराबर हो जाएगा, potential at the center, V is equal to potential due to Q1 plus potential due to Q2।
Q1 के कारण पोटेंशियल और Q2 के कारण पोटेंशियल। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है, Q1 अपॉन आर और Q2 अपॉन आर करके हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या है, Q1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर। तो हमारा ये जो Q है, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, Q आर प्लस आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें भी डाउट है, यहाँ पे एक और बार करके देखना है इसको। यहाँ पे चलो देखते हैं, हमें पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 निकालना है। तो पहले ये बताओ मेरे पास Q1 किसके ऊपर रखा हुआ है, मैंने छोटे वाले स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। Q2 मैंने किसके ऊपर रखा हुआ है, बड़े वाले स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि सेम चार्ज तुम्हारे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैंने Q1 को छोटे वाले स्फीयर में रखा हुआ है, Q2 को बड़े वाले स्फीयर में रखा हुआ है। Q1 मेरे सेंटर से कितना दूर है, Q1 मेरे सेंटर में R डिस्टेंस दूर है, तो मैंने K Q1 अपॉन R कर दिया। Q2 मेरे सेंटर से कितना दूर है, कैपिटल R दूर है, तो Q2 अपॉन R करके कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देते हैं। V इज इक्वल टू, मैं तो K ही लिखने वाला, ठीक है, मैं K ही लिखने वाला हूं। यहाँ पे मेरे पास आ गया Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन कैपिटल R। अब हमें Q1 और Q2 जो हम लोगों ने डिराइव किया था उसको यहाँ पे ठूसना है, तो क्या करेंगे हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास K, Q1 की वैल्यू क्या थी, स्मॉल r अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्यू, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R, Q1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R प्लस Q2 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। तो यहां से मैं क्या क्या चीजें कॉमन निकाल सकता हूं, मैं Q को बाहर निकाल सकता हूं, आई कैन टेक आउट द Q ना, यहाँ पे Q भी है, तो K Q को बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक कैपिटल R है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको, हाँ ठीक है, काट लिया मैंने, इसको भी काट लिया, मैंने इसको भी काट लिया। अब मेरे को क्या करना है, डिनोमिनेटर मेरा सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम हो गया, वेरी गुड, वरना मैं तो पागल हो जाता अभी। ठीक है, सो यहाँ पे आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे, सॉरी क्यू तो मैंने बाहर निकाल दिया है, हाँ हाँ ना, डिनोमिनेटर भी बाहर निकाल सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे बच गया हमारे पास, यहाँ पे आर प्लस आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब यही हमारे पास यहाँ पे भी आया है, हाँ, के क्यू इंटू के क्यू आर प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एग्जैक्ट सेम वैल्यू, ये सेंटर का हो गया मेरे पास, अंडरस्टूड। सो सेंटर में नाउ यहाँ पे अब तुम मेरे से पूछोगे सर, अगर हमारे पास सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे इस सरफेस में जो पोटेंशियल है वही इसके अंदर है, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर है। तो सेंटर में कौन कौन से पोटेंशियल काम कर रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर जितना चार्ज है उसका पोटेंशियल अंदर काम कर रहा है, इस सरफेस पे जितना चार्ज है उसका पोटेंशियल भी तुम्हारा अंदर काम कर रहा है। ठीक है, हाँ ये बात क्लियर होगी तुम्हें, ओके नेक्स्ट, ओके, two spherical metal shells with different radii r and capital R and capital R are far apart and connected by a thin conducting wire। thin conducting wire बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हारी, thin conducting wire, charge Q is placed on one of them, the charge redistributes so that the same charge is on each sphere। how much charge is on the sphere with this radius। तुमने क्या किया, एक चार्ज को तुमने यहां पे डाल दिया, ठीक है, एक चार्ज को तुमने कौन से स्फीयर पे पहले डाला था इन्होंने,
चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन, अच्छा कोई भी एक में डाल सकते हैं। द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट सो दैट सम चार्ज इज ऑन ईच स्फीयर, सेम चार्ज नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे बुक के अंदर चाहिए तो अभी करेक्ट कर लो, सम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, सम चार्ज है। नाउ द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट सम चार्ज इज ऑन ईच स्फीयर, हाउ मच एरिया इज ऑन, हाउ मच चार्ज इज ऑन वन स्फीयर विद रेडियस, इस वाले के अंदर तुम्हारे पास कितना चार्ज है पूछा गया है। ये जब पहली बार मैं पढ़ा रहा था ना, 15 मिनट तो मेरा इसी में चला गया कि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, तो पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है? कि यहाँ पे इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस बड़ा है, हाँ, तो इसका पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। नाउ इसको पहले करने से पहले तुम्हारे सामने मैं एक इमेज बिल्डअप करना चाहता हूं। इमेजिन करो तुम्हारे यहाँ पे एक बकेट है, यहाँ पे एक बकेट है, और दोनों के दोनों बकेट में यहाँ पे बीच में क्या है, एक पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों के दोनों बकेट के बीच में एक पाइप कनेक्टेड है, और बीच में तुम्हारे पास यहाँ पे छोटा सा लॉक है, दैट इज अगर तुम्हारा लॉक क्लोज है तो एक जगह से दूसरी जगह पानी जा नहीं सकता, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास बकेट को खाली छोड़ के रखा, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज इस क्वेश्चन के साथ ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बकेट का साइज इतना ले लेते हैं और दूसरी साइड बकेट का साइज इतना ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने पाइप को खोल दिया, क्या दोनों के बकेट में सेम पानी जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या होगा फिर? ओवरफ्लो नहीं होगा। देखो यहां पे हमें लगता है कि चार्ज जो है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उसको कभी समझ भी नहीं सकते, ठीक है, ये मिसकंसेप्शन को हमें हटाना पड़ेगा, और इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तुम पानी से ही समझ सकते हो, ठीक है। ये एक बड़ा पाइप है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ये एक छोटा पाइप है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। यहाँ पे तुमने क्या रखा हुआ है, एक टैप से उसको लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे तुमने क्या किया है, यहाँ पे तुमने पूरा का पूरा यहां तक पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल पानी है ही नहीं। अब तुमने क्या किया, टैप को ओपन कर दिया, टैप को ओपन करोगे तो स्वाभाविक क्या है, तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ पानी जाना शुरू करेगा, ठीक है, तुम्हारा पानी यहां पे कम हो रहा है, यहां पे पानी बढ़ रहा है। पानी कब तक ट्रैवल करेगा, जब तक तुम्हारे दोनों के दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, हाइट सेम नहीं हो जाती, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी नहीं जाता है, यही चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। इक्वल अमाउंट ऑफ पानी दोनों में नहीं जाता है, तुम्हारे पास सेम हाइट तक पानी जाएगा। चाहिए तो ट्राई करके देख लेना, दो बड़ी बड़ी पेप्सी की बोतल रख लेना, बीच में थोड़ा सा छेद करके एक पाइप से स्ट्रॉ से लगा देना, क्ले से कर देना, ये मैंने कर रखा हुआ है, ठीक है, ये शायद 4th या 5th क्लास में किया था मैंने। सेम हाइट तक पानी जा रहा है, सेम हाइट, ठीक है, हाँ, यहाँ पे उसमें तो मेरे को पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मेरे को बस लग रहा था कि क्या मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, इक्वल अमाउंट तक जा रहा है, बाद में जाके पता चला कि तुम्हारा दोनों में पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, ठीक है, सेम तुम्हारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो द चार्जेस विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं ऐसे पानी के जरिए क्यों बता रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट इवन दो वन हैज अ बिगर रेडियस देन द अदर, द हाइट अटेन्ड बाय बोथ द by the water in both the tanks is the same। यहाँ पे भी h height मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे भी h height ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है, सो दोनों में पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, द पोटेंशियल इज बिकमिंग द सेम, ठीक है, हाइट तुम्हारा पोटेंशियल को दर्शाता है, कितना दूर है सरफेस से, पानी तुम्हारा कितना दूर है सरफेस से, यहाँ पे पानी तुम्हारा कितना दूर है सरफेस से, दोनों के दोनों में सेम पोटेंशियल है, ठीक है। नाउ अब यहां पे देखो, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन विथ फ्रेश आईज, ठीक है, तो यहां पे तुमने चार्ज रखा है मान लो, अब ये चार्ज तुम्हारा क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तुम्हारा यहाँ पे जो वायर है, वायर इज सिनोनिमस विथ द पाइप,
इन दिस क्वेश्चन। यहां पे तुमने वायर रखा है, तो क्योंकि तुमने किसी एक स्फीयर के ऊपर चार्ज डाल के रखा है, वो स्फीयर क्या करेगा, वो स्फीयर धीरे धीरे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज नेचर ऑलवेज ब्रिंग्स स्टफ फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। हमेशा। जब कब तक करेगा ये वो तब तक करेगा जब तक पोटेंशियल दोनों में सेम नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक पोटेंशियल तुम्हारा सेम नहीं हो जाता तब तक ये यहां से तुम्हारा वायर क्या बता डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर spherical charge shell with charge q and radius r is kq upon r, here k is equal to 1 upon 4 pi epsilon। ये q बार बार बच्चों की तरह, since the shells are joined by a conductor, the charge will redistribute between them so that they attain the same electric potential। वो कब तक रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तक उनके पोटेंशियल जो है सेम नहीं हो जाते। लेट द चार्ज ऑन द स्फीयर विद रेडियस आर बी आर क्यू एंड दैट ऑन द अदर स्फीयर बी आर ऑफ कैपिटल क्यू, देन इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल गिव्स राइज टू, यहां पे क्यू आर अपॉन आर इज, मैं खुद ही कर लेता हूं। ठीक है, सो मैं इस स्फीयर को मानने वाला हूं ए, इस स्फीयर को मानने वाला हूं बी, तो वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे है के, यहाँ पे हम लोगों ने कितना चार्ज डाला था, यहाँ पे क्यू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू के, यहाँ पे कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये लिख सकता हूं। यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, किसी एक में डाला है। ये क्या है, रेडियस स्मॉल आर का, ये है रेडियस कैपिटल आर का। ये के और ये के कट गया। हाँ, सो यहाँ पे मैं इन दोनों को क्या बोल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, क्यू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। हाँ, हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू ही चाहिए, तो स्मॉल क्यू को आइसोलेट करना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को क्यू को धीरे धीरे करके आइसोलेट करना पड़ेगा, और ये आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू आर माइनस स्मॉल क्यू आर। ठीक है, अब इसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, तो 2 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर, अच्छा सॉरी दिमाग हिल गया, सॉरी। यहाँ पे क्यू आर माइनस प्लस क्यू स्मॉल आर इज इक्वल टू क्यू ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे सो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यू को बाहर निकाल दिया, आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ऑफ आर, therefore q is equal to क्यू आर अपॉन, यहाँ पे हो गया आर प्लस कैपिटल आर, तो यही आंसर आ रहा है क्यू आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये आसानी से मिल गया। तो तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को सेम किया है, तुमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पोटेंशियल को सेम करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। Okay, the value of k is not needed, stating proportionality is sufficient। ठीक है, चलो k कट जाता है बेसिकली, दैट्स द मेन रीजन, k तुम्हारे दोनों के दोनों साइड से कट जाता है। चलो अगले में जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ, प्लस और माइनस क्या क्या कैसे चार्ज होते हैं तुम्हारे, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास एक के पास 2 कूलम है तो दूसरे के पास -2 कूलम हो जाएगा, तो 2 कूलम और -2 कूलम तुम्हारे सेपरेटेड है कैसे, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2r, 2a या फिर 2r, जो भी हो, whatever you like, they are separated by a distance of 2a। Let us consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q separated by a distance of 2a। The dipole moment is given as q multiplied by charge multiplied by distance होता है,
हाँ, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट। सो कोई भी एक चार्ज उठा लिया, q मल्टीप्लाइड बाय 2a निकल के आ गया। लेट o बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, p be any point near the electric field inclined at an angle theta as shown in the figure। यहाँ पे तुम्हारे पास एक एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। और ये करते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या क्या पूछा गया है। ऊपर तुम्हारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, नीचे तुम्हारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, बीच में तुम्हारे पास तुमने ओरिजिन बना के रखा हुआ है। ये तुम्हारा थीटा एट अ पॉइंट पी बना रहा है, ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये डिस्टेंस तुम्हारा ए हो गया, ये डिस्टेंस भी तुम्हारा ए हो गया, ओवरऑल डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 2a। ये दिमाग के अंदर छप गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। So let P be a point at which the electric potential is required. Potential at P due to minus Q charge is given as V1 is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught R1। माइनस Q के कारण तो इतना ही पोटेंशियल होगा। यहाँ पे भी देखो R1 और R2 क्या है वो भी देख लो। यहाँ पे R1 क्या है तुम्हारे पास, माइनस चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस इज R1, प्लस चार्ज से तुम्हारे P तक का डिस्टेंस इज R2, ठीक है। अब V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो हमें अभी भी V इज इक्वल टू K Q अपॉन R का फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं, कोई और चीज नहीं कर रहे। As potential is related to work done by the field, electrostatic potential also follows the superposition principle। That means तुम क्या कर सकते हो, एक पॉइंट पे अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है तो दोनों के दोनों पोटेंशियल को सिंपली ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। As the potential is related to work done by the field, electrostatic potential also follows the superposition principle। Therefore potential at P is equal to V1 plus V2। So Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 1 upon R2 minus 1 upon R1, माइनस था तो 1 upon R1 माइनस माइनस 1 upon R2 हो गया, तो जिसके कारण क्या हो गया, 1 upon R2 माइनस 1 upon R1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई फर्क है। अब यहाँ पे नाउ बाय ज्योमेट्री R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। ये कैसे हुआ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए बताओ। लगा के देखो, हाँ, अरे नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्शन, यहाँ पे बस हमारा R2 की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर लगाए ना उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ चीज को, यहाँ पे, हाँ बोलो। एक्स और वाई ढंग से बताएंगे, एक्स और वाई से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए तो हमारे पास cos थीटा करके टर्म आता है, दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हाँ, ये है मेरा R1, ठीक है, दिस इज माई R1, ये है मेरा A, ठीक है। सो A प्लस R गिव्स यू कैपिटल R, या फिर तुम बोल सकते हो कि R1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास R प्लस A, ये है तुम्हारा R प्लस A, R वेक्टर प्लस A वेक्टर। डायरेक्शन अभी के लिए समझ के देखो, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारे पास R वेक्टर, यहाँ पे है तुम्हारे पास A वेक्टर, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दिस पोजीशन, ये और ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा R। सो दो वेक्टर्स का हमारा एडिशन क्या हो जाता है,
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक सेकंड। बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस डेरिवेशन, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारा क्या कहता है, इट इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द कोसाइन ऑफ इट्स एंगल्स, ठीक है। इट रिलेट्स द length of the side of the angles to the cosine of the angle, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है हमारे पास सी, देन हम लोग मान लेते हैं कि नहीं सॉरी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए बी सी तुम्हारे लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तुम्हारे पास और हम बोलते हैं कि ये एंगल, इसको एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया थीटा। सो हमारा साइड सी जो है, सी किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर। कोई भी हमारा ये राइट एंगल होना जरूरी नहीं है, इट डजंट हैव टू बी अ राइट एंगल। तो हमारा ये सी का फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो जो साइड सी जो है हमारे पास, इट इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास ये है हमारे पास अल्फा और ये है मेरे पास बीटा, अगर दे रखा हुआ है, तो हमारे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस बीटा। उसी तरह से हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस अल्फा, ठीक है। ये है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। सो ये हमें समझना है पहले, फिर उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इनटू आवर डेरिवेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। नाउ इसको अब यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, इसमें हमें अप्लाई करना है। हमें क्या चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी R1 एंड R2 वैल्यूज। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, the potential that is present here, we want to express it in terms of R and A, और किसी के तरह हमें नहीं करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल लाइक दिस, यही ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये नीचे का ट्रायंगल है, ये मेरा ए हो गया, ये हो गया मेरा R1, ये हो जाएगा मेरा R, ठीक है। तो ये एंगल कितना है मेरे पास, 180 माइनस थीटा। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। ये एग्जैक्ट चीज है। अब हमारे पास ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है ना, हाँ, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा निकल के आ गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल तुम्हारा समवॉट लाइक दिस है ना। स्क्वायर में नहीं, हाँ, R1 भी स्क्वायर होगा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे तुम्हारे पास R1 स्क्वायर है यहाँ पे। उसी तरह से ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारे पास थीटा, ये है तुम्हारे पास a, ये है तुम्हारे पास r। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए आर कॉस थीटा। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, R1 और R2 चाहिए। वी व्हाट डू वी डू, हमें R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का क्या करेंगे, कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो हमें R1 और R2 चाहिए। R1 और R2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, हमें पता है कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए सॉरी प्लस ही है ना, हाँ प्लस टू ए आर कॉस थीटा था। तो R1 इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा हो गया। अब यहां से क्या करो, आर को बाहर, ठीक है, आर को तुम बाहर निकाल लो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर तुम्हारे पास ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर और आर कट गया है ना, एक आर ऊपर और एक आर नीचे कट गया तुम्हारे पास, तो इस आर को मैं बाहर निकाल सकता हूं, आर रूट अंडर वन प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक बहुत छोटा डाइपोल दे रखा हुआ है, इफ अवर डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, A is much 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 smaller than R। अगर A much 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 smaller than R है, तो हमारे पास यहाँ पे A square upon R square can be approximately equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, R 1 plus 2A cos theta upon R the whole to the power 1 by 2 लिख सकता हूँ। हाँ, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज बिकमिंग जीरो। ए अपॉन आर को अभी के लिए फॉर द मोमेंट ऐसे ही रख, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी बेसिकली इफ यू हैव 0.1 अपॉन तुम्हारे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है, 0 अपॉन अपॉन 100 मान लो, ठीक है, ये अगर कंपेरेबल है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 0.01, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.01 अपॉन 100000। अब तो और छोटा नंबर आ गया, अगर तुम्हारा रेशियो ही छोटा है तो रेशियो का स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है, इसको हम लोगों ने जीरो कर दिया। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास क्या बचा, आर 1 प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर। अब यहाँ पे 1 by 2 है। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ R2 ऑल्सो। R2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। सो R2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। तो आर टू स्क्वायर है यहाँ पे, आर टू स्क्वायर, आर टू इज इक्वल टू, इसमें भी रूट लग गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, यू बेसिकली रिमूव आर स्क्वायर आउटसाइड, ठीक है, सो आर टू इज इक्वल टू, आर को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू ए आर, सॉरी आर कट गया तुम्हारा, 2a cos थीटा अपॉन आर आ गया। अब अगेन हम लोगों ने क्या बोला, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन आर। ये हमारे R2 की वैल्यू, ये हमारे R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R1 की वैल्यू ये है, R1 तुम्हारा इसके बराबर हो रहा है 1 प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर द होल टू द पावर ऑफ 1 by 2। यहाँ पे तुम्हारे पास R2 क्या हो जा रहा है, हाँ इज इक्वल टू आर 1 माइनस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर द होल रेज टू द पावर 1 by 2।
अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते वक्त क्या होता है, अब हमारे पास जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास 1 - 2a cos थीटा अपॉन r बच जाता है। ठीक है, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो यू आर फेसिंग अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर क्या हो रहा है, 1 - 2a अपॉन r cos थीटा द होल रेज़ टू पावर -1/2 में यहाँ पे क्या होता है, if 1 plus x the whole to the power n is equal to 1 plus nx if x is much less than 1। ये जो रेशियो है 2a अपॉन r तुम्हारा 1 से बहुत छोटा है, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो बाकी के जितने भी एक्सपेंशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, दे विल बिकम इक्वल टू 0। तो हम लोग इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज हमारा यहाँ पे 1 - 2a अपॉन r cos थीटा लिख सकते हैं बस। ठीक है, अपॉन तुम्हारा अप टू टर्म्स अप टू द फर्स्ट ऑर्डर a अपॉन r तक हमारा जा सकता है। सो हमारे पास हो जाएगा 1/r1 में यहाँ पे देखो के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा और R1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा यहाँ पे R1 प्लस 2a अपॉन R1 प्लस a अपॉन r cos थीटा निकल के आ गया। ठीक है, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते वक्त हमारा एक रूल निकल के आता है, इफ द सेकंड वैल्यू इज वेरी स्मॉल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - a अपॉन r cos थीटा, R1 इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 - a अपॉन r और 1 प्लस a अपॉन r। अब हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फाइनली वी कैन कम एंड पुट इट इन द फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारे पास। ठीक है, R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तुम्हारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाँ यह होल रेज़ टू द पावर -1/2, यहाँ पे -1/2 है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस nx, तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, r यहाँ पे एक सेकंड, दिस विल बिकम प्लस और दिस विल बिकम नहीं तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। 1 प्लस a अपॉन r cos 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा द होल टू द पावर n क्या हो जाता है तुम्हारे पास, 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा तुम्हारे पास, n से मल्टीप्लाई हो रहा, हाँ मतलब 1/2 ही है ना। हाँ, क्योंकि 1/2 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास माइनस cos 2a बाई, हमने तो 1/2 लिया है। कहाँ पे 1/2 लिया है, वो देखो मैंने तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल नहीं किया है, वहां पे भी रेसिप्रोकल नहीं है। टू द पावर n तुम्हारा 1 प्लस nx निकल के यहाँ पे देखो तुम्हारे पास b ऑफ p क्या हो जा रहा है, 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा माइनस 1 माइनस a अपॉन r cos थीटा निकल के आ रहा है। सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है, ये r जो है तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा माइनस 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा हो जा रहा है। सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को ऐसे ही रिजॉल्व करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, हाँ यहाँ पे vp इज इक्वल टू k
अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास 1/r1 और 1/r2 है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे 1/r1 और 1/r2 क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस +1 -1/2 है यहाँ पे, ठीक है। हमारा भी ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखो R1 और R2 की वैल्यू, एक मिनट रुको, थोड़ा और ढंग से लिखते हैं। मैं एक और क्या बोलते हैं कल की क्लास में ना फिर से इस डेरिवेशन को बिगिनिंग से एंड तक हम लोग एक और फिर से कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके 1/r1 is equal to 1/r1 plus 2a cos theta the whole to the power of 1/2 minus 1/r2 is equal to 1/r1 minus 2a cos theta the whole to the power -1/2, ठीक है। हाँ हाँ, अपॉन आर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अपॉन आर। अब हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे when x is much much smaller than 1, ठीक है, when x is much much smaller than 1 तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है क्योंकि a अपॉन r तुम्हारा छोटा है, ठीक है। सो 1/r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r, यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस -1/2 इंटू तुम्हारे पास 2a cos थीटा अपॉन r, ये दोनों के दोनों कट गए तो क्या बचा, 1/r1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r तुम्हारा 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब दूसरी जगह यहाँ पे 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस ऑफ -1/2 a 2a cos थीटा अपॉन r, ये दोनों के दोनों कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, देयरफॉर 1/r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ 1 प्लस a cos थीटा बाई, अब हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, हाँ पहले से हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, v का वैल्यू वॉज k q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r, ठीक है। सो v की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r2 माइनस 1/r1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/r को हम लोग कॉमन ही ले ले, नहीं पहले लिख देते हैं 1/r, यहाँ पे हमारे पास 1/r है, यहाँ पे 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास है 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब इसको हम लोग खोल देते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये दोनों कट गए, 2a cos थीटा अपॉन r निकल के आ जाएगा। So this is the formula for your potential at the point P, q upon 4 pi epsilon naught r 2a cos theta upon r, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे और भी हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। सो हमें पता है q मल्टीप्लाइड बाय 2a इज इक्वल टू p होता है, दैट इज मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट के बराबर है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पोटेंशियल एट द पॉइंट P, पोटेंशियल एट द पॉइंट P ऐसे निकल के आए। सो कल की क्लास में मैं इसका डेरिवेशन फिर से एक और बार करूंगा, ठीक है। आज के लिए हम इस पूरे के पूरे वीडियो को देख के आ जाना, या फिर अपना एक बार खुद से एक बार इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल डू दिस अगेन, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आता भी है, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय।